अस्सलाम वालेकुम। जियोग्राफी सीरीज में ओशंस के ऊपर ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ओशंस और सी में फ़र्क को देखा था, और फिर 5 ओशंस और उनमें डीपेस्ट प्लेसेस और इसके अलावा मुख्तलिफ सीज को हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम पैसिफिक ओशन को देखेंगे, और पैसिफिक ओशन में मौजूद आइलैंड्स और गल्फ्स को देखेंगे, और कुछ डिस्प्यूट डिफरेंट कंट्रीज के अमंग, तो उन सारों को देखेंगे। तो हम आज का लेक्चर जो है कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जी, यहाँ पर जो है पैसिफिक ओशन 5 ओशंस में से सबसे बड़ा जो है, लार्जेस्ट और बिगेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है। और इसकी जो डीपेस्ट ओशन भी यही है। इसमें सबसे जो डीप पॉइंट है वो चैलेंजर डीप है। चैलेंजर डीप एक जगह है जहाँ पर एक पॉइंट है मरियाना ट्रिंच। तो वहाँ पर जो है वो पॉइंट 10,900 मीटर, या राउंड अबाउट 10,9 किलोमीटर आप समझ लें। 10,9 किलोमीटर ये एरिया बनता है जी। सॉरी, इसकी डेप्थ बनती है। इसके अलावा जो है इस ओशन के ईस्ट और वेस्ट में क्या है, तो एशिया, और दूसरी तरफ जो है अमेरिका है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। इसके अलावा रिंग ऑफ फायर को हम देखेंगे, और वहां पर जो सरकम पैसिफिक बेल्ट बनती है और अर्थक्वेक्स आते हैं, उसके मैप को देखेंगे कि वो उसकी ज्योग्राफी का क्या है वहां पर। इसमें जो सीज हैं मुख्तलिफ, जिनमें साउथ चाइना सी है, जापान सी है, अकोस्टिक सी है, और येलो सी है, बेरिंग, और ईस्ट चाइना सी, और गल्फ कंट्रीज, सॉरी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये इंपॉर्टेंट सीज हैं, और ये ट्रेड के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 80% जो ट्रेड है वो दुनिया में ओशंस के थ्रू होती है। सी पोर्ट्स मुख्तलिफ कंट्रीज ने बनाए हुए हैं, और वहाँ पर जो है वो सारी की सारी ट्रेड मुख्तलिफ ओशंस और सीज और स्ट्रेट्स पर डिपेंड कर रही होती है। इसके अलावा कुछ आइलैंड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। न्यू गिनिया है, जो कि हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। और अगर हम पैसिफिक ओशन में देखें तो ये सबसे बड़ा है। इससे भी बड़ा एक आइलैंड है जिसे हम ग्रीनलैंड कहते हैं, और वो अटलांटिक ओशन यानी बहरे जुल्मात में पाया जाता है। इसके अलावा बोर्नियो है, जो कि पैसिफिक ओशन में है। ये पैसिफिक में सेकंड लार्जेस्ट और ओवरऑल इन द वर्ल्ड थर्ड नंबर पे आता है। होनशू, जो कि जापान में आता है, ये सेवंथ लार्जेस्ट है। और मोन्टोसो आइसलैंड, जो कि पैसिफिक ओशन में पानामा जो कंट्री है, ये वहां पर आता है जी, पानामा कंट्री के पैसिफिक ओशन में। तो आगे बढ़ते हैं जी। हम कुछ मैप्स की तरफ बढ़ते हैं। मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जियोग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए। इस स्लाइड में हम देखेंगे डायरेक्शंस को, कि हमारे पास जो पैसिफिक ओशन है उसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में क्या है। तो इस तरह से हम एक कन्वेंशनल डायरेक्शन है जिसमें सामने के एरिया को नॉर्थ, नीचे साउथ, और हम वी लिखते हैं WE, तो W वेस्ट, और ई जो है वो ईस्ट। अब यहाँ पर ये जो पैसिफिक ओशन है इसके नॉर्थ में देखें तो हमारे पास नॉर्थ पोल है, जिसे हम आर्कटिक ओशन कहते हैं। और साउथ वाली साइड पर सदर्न ओशन या एंटार्कटिका जिसे हम बोलते हैं। और इसके ईस्ट वाली साइड पर देखें तो ये सारे का सारा नॉर्थ अमेरिका है, और फिर ये सेंट्रल अमेरिका, एंड देन नीचे जो है ये साउथ अमेरिका पाया जाता है। और इसकी ईस्टर्न साइड देखें तो ये रशिया है, और नीचे जापान और फिलिपाइन वगैरह, तो ये यानी कि एशिया है। इस तरफ क्या है जी, एशिया। फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यानी कि ओशिनिया रीजन है। तो ये इसकी वेस्ट वाली साइड पर क्या है जी, एशिया है। और ईस्ट वाली साइड पर हमारे पास नॉर्थ और साउथ अमेरिका है। अब ये तो ओशन के अतबार से है। वैसे अगर हम बात करें कि कॉन्टिनेंट जो एशिया है उसकी ईस्ट वाली साइड, तो फिर पैसिफिक है। और अगर हम ये देखें कि पैसिफिक की ईस्ट पे कौन है, फिर वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। आप यहाँ पर जैसे ये कॉन्सेप्ट आपसे मिक्स हो सकता है, लेकिन इसका हल यही है कि आप क्या करें, एक डायरेक्शन ड्रा करें, और फिर पैसिफिक ओशन के नॉर्थ और साउथ में देख लें। अगर वो पैसिफिक ओशन की रिस्पेक्ट से पूछता है तो आपने पैसिफिक ओशन की रिस्पेक्ट से बता देना है। अगर वो किसी कॉन्टिनेंट को पकड़ के बोलता है कि फलाओ कॉन्टिनेंट की लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है, तो फिर आपने उस तरह से कॉन्टिनेंट का जो है वो मैप ड्रॉ करना है। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास चैलेंजर डीप, यानी कि ये पेपर में पूछी जाती है कि डीपेस्ट पॉइंट कौन से ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है। और पैसिफिक ओशन में भी कौन सी प्लेस, तो चैलेंजर डीप एक जगह है, एक प्लेस है वहां पर। और चैलेंजर प्लेस जो है, जो डीप, वहां पर एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, मरियाना ट्रिंच। ये मरियाना ट्रिंच है। तो मरियाना ट्रिंच कितनी डीप है, 10,984 मीटर, यानी कि 10.9 किलोमीटर आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा हम आगे जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट सीज और गल्फ, इनको देखेंगे जी। और इसके अलावा सरकम हमारे पास एक बेल्ट है जी, अर्थक्वेक बेल्ट है।
और अर्थक्वेक बेल्ट को हम क्या बोलते हैं जी? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। और इसके अलावा इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट। अच्छा जी, अब ये जो बेल्ट है इसमें एक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इस तरफ एशिया और न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे जो है मिला के ये लंबाई बनती है तकरीबन 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इस सारे एरिया में, और इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन कोई 500 मीटर जो है वो एवरेज है। अब यहाँ पर ये पैसिफिक बेल्ट में होता क्या है? असल में इस रीजन में जो जमीन के अंदर मोल्टन हमारे पास स्टेट्स में मेटल्स हैं जिन्हें हम मैग्मा बोलते हैं, वो इरप्ट होकर जमीन से बाहर आ जाती हैं। और जब वो जमीन से बाहर आती है तो हम उसे लावा बोलते हैं। और वो लावा जो है ठंडा होकर माउंटेन्स बनाते हैं। तो अब ये जो प्रोसेस है, ये जो इरप्शन है, इस इरप्शन की वजह से क्या होते हैं जी? अर्थक्वेक्स आते हैं। और ये अर्थक्वेक्स इस रीजन में आते हैं, इस स्पेसिफिक रीजन में। और यहाँ पर जो है वोल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा इंडोनेशिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, और चिली में होती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी हमारे पास वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। अभी रिसेंटली रशिया में एक बहुत बड़ा जो है वो अर्थक्वेक आया है इस साइड पर, बेरिंग स्ट्रेट वाली साइड पर, यहाँ पे ये रशिया है। तो यहाँ पर जो है अर्थक्वेक्स की वजह से क्या होती है जी? इरप्शन होती है। और फिर इन अर्थक्वेक्स की वजह से तूफान आते हैं समुद्री, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन्स। साइक्लोन्स, या एक और टर्म होती है टाइफून्स। तो अर्थक्वेक्स की वजह से समंदरों के अंदर जो है वो तूफान आते हैं, और फिर वो जाकर लैंड एरिया के साथ टकराते हैं, तबाही लाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं टेस्ट क्वेश्चन में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझना लाजमी है। जहाँ पर सबसे पहले हम हवाई आइलैंड की हिस्ट्री देखते हैं। हवाई आइलैंड को यूएसए ने 1898 में कैप्चर किया था, अपने कब्जे में लिया था। और यहाँ पर इन्होंने अपनी, ये नॉर्थ अमेरिका आपके पास, यहाँ पर यूएसए है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? अपनी एक नेवल बेस बिल्ड की, और अपनी जो है बैटल फ्लीट्स खड़ी की, और एयरक्राफ्ट खड़े किए। और फिर यूं हुआ कि यहाँ पर जापान जो है ये बहुत ही पावरफुल कंट्री था उस टाइम पे। तो इन्होंने वर्ल्ड वार 2 में बहुत सा एरिया जापान ने कैप्चर किया। और फिर वर्ल्ड वार 1 के बाद वर्ल्ड वार 2 में भी इन्होंने क्या किया जी? चाइना का बहुत सारा एरिया कैप्चर किया। इसके अलावा जो है फिर ये साउथ ईस्ट एशिया में घुसे, वहां पर कैप्चर किए। और हत्ता कि ये म्यांमार और हमारी जो सब कॉन्टिनेंट है वहां तक इनका असर रसूख बढ़ गया था। और इन्होंने ये वर्ल्ड वार 1 के बाद पलाव जो है इस पर भी कब्जा किया हुआ था, नारो के ऊपर कब्जा किया हुआ था। ये सारे आइलैंड्स हैं। तो इन्होंने फिर वर्ल्ड वार 2 में क्या किया? 1941 में दिसंबर में सुबह सवेरे इन्होंने, जब वॉर चल रही थी वर्ल्ड वार 2, जिसमें रशिया भी अपनी एक्सपेंशन कर रहा था और जर्मनी अपनी एक्सपेंशन कर रहा था यूरोप वाली साइड पे, और इसी तरह से और भी बहुत सारे कंट्रीज सरगर्म थे। तो जापान ने भी अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड कर रहा था। तो इन्होंने एक दिन दिसंबर 1941 में अटैक कर दिया किसके ऊपर? हवाई जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर अमेरिका के ऊपर। तो इन्होंने यहाँ पर कोई 2400 जो यूएस के ट्रूप्स थे वो मारे गए, और यहाँ पर जो फ्लीट्स थी इन्होंने तबाह कर दी। तो इन रिस्पॉन्स यूएसए जो पहले खामोश था, ये भी वर्ल्ड वार 2 में जो है वो इन हो गया और बाकायदा जंग का हिस्सा बन गया। फिर इन्होंने क्या किया? जब जंग एंड नहीं हो रही थी और ये आपस में लड़ते रहे और काफी लेंथी हो गई, तो फिर यूएसए ने 6 अगस्त और 3 दिन के फर्क से फिर 9 अगस्त 1945 को यहाँ पर जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अटैक कर दिया। और ये अटैक न्यूक्लियर बॉम्ब्स की मदद से किया इन्होंने। और पहले का नाम था लिटिल बॉय, जो हिरोशिमा पर गिराया गया, और दूसरा था फैट मैन, ये इन्होंने गिराया था नागासाकी के ऊपर। तो इन दो बम जो है, ये जो लिटिल बॉय था ये यूरेनियम बेस्ड था, और ये जो था हमारे पास फैट मैन, ये प्लूटोनियम की मदद से बनाया गया था, इनरिचमेंट प्लूटोनियम की गई थी। तो इन दोनों बम्स की वजह से दोनों सिटीज जो है हिरोशिमा नागासाकी में तकरीबन 3 लाख के राउंड अबाउट कैजुअलिटीज हुई, जिसमें 95% जो डेथ हुई वो सिविलियंस लोगों की हुई। तो अब यहाँ पर जो है ये फिर वार एंड होती है, और इस वार के नतीजे में क्या बनती है? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन जो है वो, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? यूएन। ये 1944 में प्लान की गई थी, और बाकायदा तौर पर 1945 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। और फिर यूनाइटेड नेशन जो है, इसके 6 आर्गन्स थे। कितने आर्गन्स थे? 6। उन 6 में से एक आर्गन कौन सा था जी? यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल।
यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, इसका एक ही काम था कि वर्ल्ड वॉर टू के नतीजे में जितने भी आइलैंड्स हैं जो इनके एनिमी स्टेट्स से आज़ाद हुए, जिनमें पुलाव शामिल था और इसके अलावा और नारो था, तो ये काफ़ी सारे आइलैंड्स थे। तो इन आइलैंड्स को क्या करना था जी, एडमिनिस्ट्रेटिवली हेड करना था इनको, इनकी जो सिस्टम था उसको रन करना था। तो ये सारी की सारी जो है वो जिम्मेदारी दी गई यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1945-6 में। तो इसके अंडर जो है नारो और पुलाव और बहुत सारे आइलैंड्स और स्टेट्स को रन किया गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 1966 के अंदर जाकर ये जो पुलाव नारो है 1966 में इसको यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल ने क्या कर दिया जी, आज़ाद कर दिया, और कि ताकि ये सेल्फ गवर्नमेंट करे। और इसके अलावा जो है इन्होंने अपना एक कानून भी बनाया, तो ये लिहाजा रिपब्लिक कहलाने लगा, रिपब्लिक, और ट्रस्टीशिप से ये बाहर हो गया। अब ये जो रिपब्लिक है, अब इसको हवाले से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है जी, आपने पढ़ा है, वो है जी विटेकन, विटेकन सिटी जो कि यूरोप में इटली के अंदर है। तो इसको स्मॉलेस्ट कंट्री माना जाता है। फिर सेकंड नंबर पे है मोनाको, मोनाको जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट है। इसके अलावा जो थर्ड स्मॉलेस्ट है वो क्या है, नारो। यहाँ पर सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है जी, नारो। तो ये जो नारो है, नारो आइलैंड जो है, इसको ये जो है इसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट है। और अगर रिपब्लिक के हवाले से पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट रिपब्लिक जो है वो यही है, स्मॉलेस्ट रिपब्लिक, जिसका अपना कानून है, जैसे पाकिस्तान का 1973 का कानून चल रहा है, तो इसका भी अपना एक कानून है और ये सॉवरेन कंट्री माना जाता है। इसके अलावा तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनकी इंपॉर्टेंस की एक ही वजह है, वो है ट्रेड। आपको पता है कि जो दुनिया की ट्रेड है 80% वो ओशंस के थ्रू हो रही है। तो लिहाजा अब यहाँ पर इस सारे के सारे ओशंस पर हेजीमनी किसकी है, अमेरिका की है। अब चाइना भी तो यहीं से सारी ट्रेड कर रहा है पैसिफिक ओशन से, तो ये यहाँ पर इनके रास्ते जो है एक दूसरे के ब्लॉक करने के लिए मुख्तलिफ आइलैंड्स पर जो है ये अपनी अपनी मिलिट्री और ट्रूप्स बिठाया हुआ है इन्होंने। तो आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, एक और आइलैंड है किरिबाती, इसका तस्करा अक्सर होता है। जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर लाइन है, आपको पता है, जो कि जमीन को सेंटर से काट रही है। इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस सारे जो इक्वेटर के ऊपर कौन सा मुल्क आता है जी, किरिबाती। ये छोटा सा मुल्क है, आइलैंड है, पैसिफिक ओशन में है। तो इस सारे एरिया को क्या बोलते हैं, टोरॉइड जोन, टोरॉइड जोन। और यहाँ पर 5 डिग्री तक जो है ये वाला एरिया जो है ये क्या कहलाता है, डोल्ड्रम, डोल्ड्रम। और ये जो है ये एरिया क्या कहलाता है, अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये एरिया कहलाता है टोरॉइड जोन, टोरॉइड जोन। और ये कितने एंगल पर है, यहाँ पर ये 0 इक्वेटर है, और ये है 23.6 डिग्री, जो कि हम अर्थ का टिल्ट भी इसे बोलते हैं। अच्छा जी, हम नेक्स्ट जब सीजन के ऊपर बात करेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। कुछ इंपॉर्टेंट एक और स्लाइड है जिसमें हम सीज को देखेंगे और गल्फ को देखेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सीज जो है, जिनमें हमारे पास पैसिफिक ओशन में सबसे इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी, ये सबसे बड़ा सी है। और यहाँ पर जो है एक ये सी जो है ये इतना बड़ा सी है, और यहाँ पर कुछ आइसलैंड है जिसका नाम हम आमतौर पर सपाटले आइसलैंड, यहाँ पर मजमूआ है छोटे छोटे आइसलैंड का। तो सपाटले के ऊपर कौन कौन क्लेम करता है जी, चाइना कहता है कि ये मेरा आइलैंड है, और ताइवान भी क्लेम करता है। इसके अलावा फिलिपाइन क्लेम करता है, और यहाँ पर ये मलेशिया है, तो मलेशिया भी क्लेम करता है। और इधर वियतनाम है, वियतनाम भी कहता है कि ये मेरा है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो है भिड़े हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और ये सारे इधर क्लेम करते हैं जी किसके ऊपर, कौन सा ये आइलैंड है हमारा, सपाटले आइलैंड। ऐसे सपाटरे ऐसे सारे, यहाँ पर सारे कंट्रीज आपस में गुत्थम गुत्था हैं जी। इसके अलावा एक और आइलैंड है यहाँ पर ईस्ट चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में एक आइलैंड है जहां पर चाइना, ताइवान और जापान आपस में लड़ रहे हैं, और ये क्लेम करते हैं। इसका नाम है जी सेनकाकू आइलैंड, सेनकाकू, पेपर में पूछा जाता है, सेनकाकू आइलैंड। यहाँ पर ये सारे कंट्रीज इस ओशन में हेजीमनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि आपस में लड़ते रहते हैं। एक और आइलैंड है जिसका नाम है कुर्लिस आइलैंड्स, कुर्लिस, कुर्लिस आइलैंड। कुर्लिस आइलैंड जो है ये हमारे पास जापान से ऊपर
एक सी ऑफ ओखोस्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो रशिया और जापान के बीच इस पर तनाज़ा है, क्योंकि इसमें जो है वो गैस और जो है तेल के ज़खायर बहुत ज़्यादा निकले हैं कुर्लिस आइलैंड्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो है कब्जा किसका है? फिलहाल रशिया का है, लेकिन जापान भी क्लेम करता है कुर्लिस आइलैंड्स के ऊपर, और ये भी इसी पैसिफिक ओशन में आता है। इसके अलावा हम देखें तो पैसिफिक ओशन में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ मलाका है, जो कि इधर मलेशिया और नीचे इंडोनेशिया के बीच में है, और यहाँ पर कॉर्नर पे एक छोटा सा मुल्क है जिसे हम सिंगापुर कहते हैं, सिंगापुर। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है, यहाँ से ट्रेड होती है सारी की सारी। चाइना जो है यहाँ से अपना तेल और बाकी सारी की सारी तिजारत यहीं से करता है, इधर से होता हुआ श्रीलंका के करीब से, और फिर ये अरेबियन सी में और ईरान के करीब से होता हुआ हमारे पास गल्फ कंट्रीज की तरफ चला जाता है और वहां से ट्रेड करता है। तो इसको यहाँ पे परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर यूएसए ने बहुत से अलायंस खड़े कर रखे हैं, जैसे कि अकूस आप पढ़ते रहते हैं, ये एक, और क्वाड है, अकूस है, क्वाड है। तो ये कुछ अलायंस हैं जो कि चाइना को यहाँ पर रोकने के लिए बनाए गए हैं। इनमें कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, और इसके अलावा यूएस है, एंड देन हमारे पास जापान है। तो ये सारे के सारे क्वाड में इंडिया भी शामिल है। तो ये मिल के सारे क्या कर रहे हैं, जहां पर इस साउथ चाइना सी और इस सारे पैसिफिक में अपनी हेजीमनी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और चाइना की ट्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं जी। जी, इस स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो गल्फ जो है उनको लोकेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का भी मैक्सिको का हिस्सा था, फिर बाद में जो है यूएस ने इसको कैप्चर कर लिया। बहुत सारी जंगें हुई हैं यूएसए, यहाँ पर ये यूएसए है, नीचे ये मैक्सिको है। तो मैक्सिको से इन्होंने कैप्चर कर लिया है इसको जी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया को। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ अलास्का। अलास्का आपको पता है यहाँ पर ऊपर टेरिटरी है जो कि रशिया की थी, और 1867 में रशिया ने ये सेल कर दी थी यूएस को। तो अब ये यूएस की जो है वो एक स्टेट है। तो यहाँ पर भी एक गल्फ है। गल्फ होता क्या है? गल्फ क्रीक के बारे में मैंने पहले भी बताया है। गल्फ क्रीक या बे या बाइट, इनकी 3 साइड्स पे जो है वो क्या होती है जी, लैंड होती है, और एक साइड ओपनिंग होती है, और यहाँ से ये जो है वो वाटर की तरफ स्मॉल ओपनिंग होती है। इसी तरह से ये क्रीक हो गई, इससे थोड़ी सी बड़ी होती है जिसे हम गल्फ कहते हैं, और इसका जो माउथ है वो थोड़ा वाइड होता है क्रीक की निस्बत। इसके अलावा एक बै होता है, बै, और बै का जो माउथ है वो और ज्यादा ओपन होता है। और इसके अलावा होती है एक बाइट। बाइट जो है वो और ज्यादा वाइड होती है, और तो इस तरह से करके ये बाइट है जी। अब यहाँ पर हम बे और बाइट और गल्फ को देखेंगे। यहाँ पे ये आगे नेक्स्ट है हमारे पास सी ऑफ ओखोस्ट, ये मैं जिसका तज़किरा कर रहा था। ऊपर रशिया है और इधर क्या है, नीचे जापान है। ये हॉन्शू आइलैंड है उसका, और ये जापान है। तो इनके बीच में कुर्लस कुर्लस एक आइलैंड है जिस पर ये दोनों क्लेम करते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, और इस पर अभी जो कब्जा है वो किसका है? रशिया का है। फिर इसके नीचे क्या है जी, सी ऑफ जापान है। यहाँ पर जो है, जो जापान सी है वो चाइना और जापान के दरमियान में है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर येलो सी आएगा, और फिर नीचे जो है ईस्ट चाइना सी आएगा, और फिर उसके नीचे जो है ये यहाँ पर फिलिपाइन सी लिखा हुआ है। इसे आप जो है वो कह सकते हैं साउथ चाइना सी भी कहते हैं। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर देखेंगे तास्मान सी। तास्मान सी जो है ये तास्मान आइलैंड के करीब है। तास्मान आइलैंड बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है, और ऑस्ट्रेलिया की मेन लैंड से थोड़ा सा दूर है ये आइलैंड। और इस मेन लैंड ऑस्ट्रेलिया और तास्मान आइलैंड के बीच ये जो पानी की एक चैनल है, इसे हम तास्मान स्ट्रेट कहते हैं, तास्मान स्ट्रेट। और इसके अलावा आप देखें जी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट मौजूद है। ये भी पेपर में पूछी जा चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की साउथ वाली साइड पर है। और बाइट देखें तो इसकी जो ओपनिंग है वो काफी वाइड है, काफी वाइड है इसकी ओपनिंग यूं करके। इसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक माउंटेन रेंज है जिसे हम ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज कहते हैं। तो ये यहाँ पर मौजूद है जी, ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज। बिल्कुल इसी के सामने एक बहुत बड़ी कोरल रीफ है जिसे हम ऑस्ट्रेलियन कोरल रीफ कहते हैं, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओशंस के अंदर, उनकी जो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम रिलीज करते हैं, तो वो कॉम्पैक्ट होकर एक बहुत ही हार्ड लेयर बनाती हैं जिसे हम ऑस्ट्रेलियन कोरल रीफ बोलते हैं। इससे आगे बढ़ें जी, न्यूजीलैंड मौजूद है। तो न्यूजीलैंड के 2 बड़े जजीरे हैं, और इनके बीच ये जो पानी की चैनल है इसे हम कुक स्ट्रेट का नाम देते हैं। स्ट्रेट क्या होती है? जो 2 बड़े वाटर बॉडीज को आपस में मिलाती है उसे स्ट्रेट बोलते हैं, और ये कौन सी है जी? कुक स्ट्रेट। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ये हवाई आइलैंड, अगेन मैं यहाँ पर इसको जो है वो हाईलाइट करता चला जाऊँ, जिस पर यूएसए का कंट्रोल है, और ये अभी 50th
ये इनकी 50th स्टेट बन चुकी है जी। और कब बनी है 50th स्टेट्स? 1959 के अंदर। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर जो है एंड करते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें यहाँ तक जो है वो कवर हो गई होंगी।